हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपने आई होप मूक तो दे दिया होगा, जीएस लाइव मूक टेस्ट रैंकिंग का। तो आज हम टेस्ट रैंकिंग के लाइव मूक 4 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पिछले 3 मूक्स देखकर समझ आ ही गया होगा कि एनालिसिस बहुत जानदार रहता है, तो इसको एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन सेंसस सेंसस के बारे में ऑलरेडी 3 जो मॉक है उनमें क्वेश्चन आ चुका है। अगर उन्होंने सेंसस पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन करने में तो प्रॉब्लम नहीं ही आने वाली, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ देता हूं मैं आपको। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 showed an increase in population by about what percent as compared to 2001। भारतीय की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी। जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि आपका एनुअल ग्रोथ बतानी है, पहले तो खैर यहां से समझ में आ रहा है कि 2001 से 2011 तक की पूछी है, तो वो डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ कितनी थी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि एनुअल ग्रोथ की पूछ रहा है या डिकेडल ग्रोथ की, तो बाय डिफॉल्ट डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा होता है वो। वैसे यहां साफ साफ वो किसकी पूछ रहा है? डिकेडल ग्रोथ क्या रही थी 2001 से 2011 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी करेंगे। पहले इससे जुड़ी और भी जो लर्निंग है वो हम ले लेते हैं, जो मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है। सबसे पहली चीज, सेंसस 2011 ये भारत की आजादी के बाद कौन सा सेंसस था? तो भारत की आजादी के बाद ये 7वां सेंसस था। वैसे जब से शुरू हुआ तब से ये 15वां सेंसस था। पहले सेंसस कब हुए थे? 1872 में। ये किसका टाइम पीरियड था? ये टाइम पीरियड था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। फिर जो हर 10 साल में जो एक सिंक्रोनाइज सेंसस होने लगे, वो कब से हुए? वो 1881 से हुए थे। ये जो सेंसस हुआ था, ये जो जनगणना हुई थी, इस समय टाइम पीरियड किसका था? ये था लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड। और ये बहुत लीनियंट थे, इनके साथ लॉर्ड लगाना भी सही है। लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। और उस टाइम पे 1881 में सेंसस कमिश्नर कौन था? उस टाइम पे था प्लॉडेन। और 2011 के टाइम पर कौन था सेंसस का कमिश्नर? वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। और क्या बताया था मैंने? जो फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कौन थे? फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया थे हेनरी वॉल्टर। अब ये हेनरी वॉल्टर क्यों थे? क्योंकि हेनरी वॉल्टर ने 1830 में ढक्का सिटी, जो आज बांग्लादेश में, वहां पर सेंसस कराया था। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? हेनरी वॉल्टर। ये कुछ चीजें थी। और क्या था? भारत में जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? वो है 943। 943 फीमेल पर 1000 मेल। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का था? सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला का था, 1084। सबसे कम कहाँ का? हरियाणा का, 879। और हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो की भी बात की थी। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है? सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है मेरे को बताना। और सबसे कम वही हरियाणा का। हरियाणा का कितना था? 834। और वैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? 919। एक और चीज, प्रोविजनल सेक्स रेशियो के बारे में बात करता है तो वो 914 था प्रोविजनल। और वैसे 919 चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन सी एज तक का डाटा लेते हैं? 0 से लेके 6 साल के बच्चे, 6 ईयर के बच्चे तक का डाटा लेते हैं। और बहुत सारी चीजें थी। पॉपुलेशन बेस, कौन सा स्टेट हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, और लिटरेसी रेट कहाँ की ज्यादा है कहाँ की कम है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं बताता हूं हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट क्या थी। हाईएस्ट जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो थी 24.8। 24.80%। ये जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है ये कब रही थी? ये 1961 से लेकर 71, इस टाइम पीरियड के दौरान हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखी गई थी भारत में।
और एक क्वेश्चन है, ईयर ऑफ डिवाइड किसे कहते हैं? ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं 1921 को, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें एक शिफ्ट देखा गया था, तो इसे ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट बता दिया आपको, लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक की जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो थी 17.64%। लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट थी, यहां डिकेडल की बात नहीं कर रहा, एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी? एनुअल ग्रोथ रेट थी 1.64%। ये कुछ ग्रोथ रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं। बाकी एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेल की पॉपुलेशन क्या थी और फीमेल पॉपुलेशन परसेंटेज क्या था। आप इसके लिए एक का परसेंटेज याद रख लो सेंसस में, तो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। मेल परसेंटेज क्या था? ये पॉपुलेशन परसेंटेज है। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉपुलेशन परसेंटेज। तो मेल जो थे भारत में, मेल की पॉपुलेशन परसेंटेज है 51.54%। अब 100 में से इतना माइनस करोगे तो 48.46% ये आ जाएगा। ये फीमेल परसेंट हो गए, ये मेल परसेंट हो गया भारत की पॉपुलेशन में। तो ये सारी चीजें थी, और भी डाटा अगर आगे जैसे जैसे सेंसस पर क्वेश्चन आएगा तो और भी चीजें हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आंसर क्या है? 17.64%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल वेराइटीज इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन? अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं आपको पता है? सुंदरवन डेल्टा। मैंने आपको बताया होगा कभी, या नहीं बताया तो प्लांट बायोलॉजी एक क्लास आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट होती है ना, वो न्यूमेटो फोर रूट्स होती हैं। अब ये न्यूमेटो फोर रूट्स कैसी होती हैं? मतलब ये जो प्लांट होता है इसकी वो जो क्षेत्र है दलदलीय होता है। तो ये जो प्लांट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट का प्लांट, इनकी जड़ें ना बाहर आ जाती हैं। और बाहर किस लिए आ जाती हैं? ताकि ये ऑक्सीजन ले पाए। क्या ले पाए? ऑक्सीजन। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर रूट्स। तो ये कहा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये डेल्टा वाले रीजन में। कौन सा वाला रीजन है? सुंदरवन डेल्टा, वहां पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है डेजर्ट सॉइल, फाइन क्ले एंड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल। पहले सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे कि ये जो मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल कौन सी मिट्टी है। तो बात करें अगर हम सॉयल की, तो इसका जो मेनली कैटेगराइजेशन हुआ है या कैटेगरी में बांटा हुआ है, 8 कैटेगरी में बांटा गया है। और बांटा किसने है ये 8 कैटेगरी में? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे ये बताना कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अब वो 8 कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहली है आपकी, फर्स्ट है आपकी, जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि वो मेनली आपको पढ़नी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत का लगभग 40% एरिया जो कवर करता है जो सॉइल, वो एलुवियल सॉइल है। और आपको पता है एलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल होती है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पोटाश रिच होता है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा होता है। पोटाश हो गया, लाइम, फॉस्फोरस, ये सब रिच सॉइल होती है ये वाली। कौन सी? एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल 40%। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जब नदी बड़े बड़े पत्थरों से निकलती है, उन बड़े बड़े पत्थरों को बोला जाता है, इस वाले रीजन को बोला जाता है भाबर। क्या बोला जाता है? भाबर। जब यहाँ से नदी निकलती है तो यहाँ नदी डिसअपेयर हो जाती है, और ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हुई आगे निकलती है, बहुत तेज वेग होता है। फिर ये छोटे छोटे पत्थर वाले रीजन में आती है, और यहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छा खासा होता है, लशी वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन होता है, दलदलीय क्षेत्र होता है। तो इसे बोलते हैं कौन सा रीजन? इसे बोलते हैं तराई रीजन। और तराई रीजन से फिर आगे की तरफ आती है जो नदी, जो फिर आगे की तरफ जो मिट्टी डिपॉजिट करती है, वो जो मिट्टी है, जो न्यू वाली मिट्टी है, न्यू सॉयल है, उसे बोलते हैं खादर।
और जो ओल्ड सॉइल होती है, ओल्ड हो जाती है, जो ये पास की नदी के बिल्कुल पास होती है, वो तो न्यू हो गई। और जो पीछे की तरफ डिपॉजिट होती रहती है वो होती है भांगर। और ये कौन सी सॉइल है? ये है ओल्ड सॉइल। तो ये मैंने आपको जो सॉइल डिपोजिशन है उसके बारे में बताया। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे भांगर बोलते हैं, जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे खादर बोलते हैं। ये जो गंगा वाला रीजन है ना, गंगा प्लेन्स, वहां पर जैसे डिपोजिशन होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, और इसे ही बोला जाता है रैगुर। क्या बोला जाता है? रैगुर। हिंदी में बोला जाता है इसे काली मिट्टी। और इसके क्या कैरेक्टर है? सेल्फ प्लॉगिंग कैरेक्टर। सेल्फ प्लॉगिंग कैरेक्टर मतलब इसको जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, ड्राई होती है तब इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, और जब थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, मतलब अपने आप ही ये फसल उगाने के लिए अनुकूल है। और इसे बोला जाता है कॉटन सॉइल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सी खेती की जाती है इसमें, या किसके लिए फेवरेबल है? तो ये कॉटन के लिए फेवरेबल है ब्लैक सॉइल, तो इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और कॉटन कॉटन को उगाने के लिए कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है सॉयल को, इसको कॉटन को उगाने के लिए। ये बात की हमने ब्लैक सॉइल के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट है, तीसरी है रेड सॉइल। अब ये रेड कलर जो होता है, या इसे रेड सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे बोलते हैं, इसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे रेड सॉइल बोला जाता है। और ये लेस फर्टाइल होती है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई वहां जाती है जहां पे लेस रेनफॉल होती है, रेन बहुत कम होती है। कहाँ? जो आपको मैंने बताया था, पहाड़ के दो साइड होते हैं, एक आपका विंडवर्ड जोन होता है और लीवर्ड जोन होता है। तो ये लीवर्ड साइड पे पाई जाती है। जहाँ पे क्या होता है, विंडवर्ड वाले जोन में क्या होता है, पहाड़, ये जो पहाड़ से बादल टकरा के, बादल इस साइड में यहीं बारिश कर देते हैं सारी। यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, कम रेनफॉल होती है। और वो कौन कौन सा रीजन है? जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर ये वाली सॉइल पाई जाती है। कौन सी? रेड सॉइल। तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट सॉइल वहां पाई जाती है जहां हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल। और जब ये गीली हो जाती है ना, जब इस पर पानी पड़ता है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है, और कलर क्या हो जाता है इसका? बाद में येलो कलर हो जाता है। और हाई रेनफॉल की वजह से जो इस सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं वो बह जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लीचिंग। इसी सॉइल के अंदर क्या होती है? लीचिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, मतलब आयरन और एल्यूमिनियम रिच सॉइल है ये वाली लैटेराइट सॉइल। और ये पाई कहाँ जाती है? उस रीजन में पाई जाती है जैसे जहां हाई रेन होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, वहां लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। ये जो चार सॉइल हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी है, जैसे माउंटेन सॉइल, जिन्हें माउंटेन सॉइल बोलते हैं, ये माउंटेन वाले रीजन में पाई जाती हैं। और कौन सी सॉइल है? और डेजर्ट सॉइल हो गई, ये थार वाला डेजर्ट पे जहाँ पाई जाती है सॉइल, वो थार डेजर्ट वाली सॉइल हो गई। मार्शी पीटी और मार्शी सॉइल हो गई, ये मार्शी लैंड होता है जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र, वहां पाई जाती है। और कौन सी हो गई? और आपकी सलाइन और एल्केलाइन सॉइल हो गई, सलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल हो गई। ये जो 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये आईसीआर ने कैटेगराइज किया है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, और बाकी ये बता दी। और माउंटेन सॉइल होती है, डेजर्ट, पीटी, मार्शी सॉइल, सलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल होती है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी सॉइल फेवरेबल है मैंग्रोव के लिए या डेल्टिक वेजिटेशन के लिए? डेजर्ट। डेजर्ट में डेल्टा वाले, यहाँ पर तो पानी होता ही नहीं है, तो डेल्टा वाला वेजिटेशन कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में होती है। और ये डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में, यहाँ पर इग्नियस रॉक वगैरह उससे ये सॉइल बनी है। तो इसका तो कोई डेल्टा वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं है। लेटेराइट सॉइल, ये तो हाई रेनफॉल वाले रीजन में होती है, और इसका भी डेल्टा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर है फाइन क्ले एंड एलुवियल सॉइल।
जैसा कि आपको पता है कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर मिलकर ही बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। और ये जो गंगा वाली रिवर है और ये कौन सी सॉइल लेकर आते हैं? एलुवियल सॉइल लेकर आती हैं, जिससे यहाँ पर डेल्टा बनता है। और यही फेवरेबल है किसके लिए? मैंग्रोव के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मॉल्टन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। यहाँ किसकी बात हो रही है? रॉक्स की। और ये क्या बोल रहा है कि मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था, और बहुत उच्च तापमान, ये किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है? ये क्वेश्चन है। तो पहले हम चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, रॉक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, रॉक की स्टडी को क्या बोला जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट में करना है ना। सबसे पहला टाइप है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? इग्नियस रॉक वो होती हैं जो लावा निकलता है और मैग्मा निकलता है वोल्केनो से, और वो बाहर आके जब ठंडा हो जाता है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है? ये अपने नाम से ही बता रही हैं। इंट्रूसिव मतलब जिनका लावा वॉल्केनोज के अंदर ही ठंडा हो जाता है और जो अंदर बन जाती हैं चट्टानें, उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जिनका लावा बाहर निकलता है और जिससे बाहर ठंडा होकर चट्टानें बनती हैं, वो होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इनके एग्जाम्पल क्या है? इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानें वॉल्केनो के अंदर ही बनती हैं। और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट की चट्टानें, ग्रेनाइट वगैरह, बसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए। दूसरी रॉक मैंने आपको बताई थी सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? सेडिमेंट्री चट्टानें बनती हैं, 3 प्रोसेस होती है इसमें। एक तो होती है एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, यानी जो लेयर बाय लेयर परतें इकट्ठी होती हैं। दूसरा है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन यानी कंप्रेस होना। अब ये लेयर्स जो है ना, ये कंप्रेस होती हैं, इन पे प्रेशर पड़ता है और ये धीरे धीरे कंप्रेस होती हैं। तीसरा है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन यानी ऐसा बिल्कुल सख्त हो जाती हैं। अब ये लेयर बाय लेयर है, इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये पूछा भी जाता है फॉसिल्स कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट्री चट्टानों में पाए जाते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स के। स्टोन जिसमें लगा हुआ आया है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड होती है मेटामॉर्फिक। इन्हें ही बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसमें क्या होता है? या तो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, इन सब के कारण ये अपना रूपांतरित हो जाती हैं और कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे सैंडस्टोन किस में बदल जाती है? क्वार्ट्जाइट में। वहीं लाइमस्टोन किस में बदल जाता है? मार्बल में। यहां मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और जैसे ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है। ग्रेनाइट किस में बदल जाती है? नीस में। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो रूपांतरित हो जाती है। किससे? इग्नियस से या सेडिमेंट्री से। किसके कारण? प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है मोल्टन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है लावा जो होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, फिर वो ठंडा होता है तब जाके वो चट्टानें बनती है। तो कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक, ना कि मेटामॉर्फिक, ना ही सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में तो लेयर बाय लेयर परत बनती है, उनमें कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्प्रेस होती हैं। तो ना ये होगी, ना मेटामॉर्फिक, ना ही ये। इसका आंसर है इग्नियस रॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द वाइन डिस्टिलर अपॉइंटेड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक टू अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने टाइम पीरियड के दौरान
एक वाइन डिस्टिलर था, उसको पोस्ट दी थी, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी थी, उसका नाम क्या है, ये पूछा है। और मोहम्मद बिन तुगलक फेमस ही इसलिए था कि इसने अपने जो नौकर थे, या जैसे उसका जो नाई था, और उसका वाइन डिस्टिलर हो गया, उसका कुक था, माली थे, उनको जो है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखी थी। थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ये कौन से वंश से था? तुगलक वंश से था। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का चाइल्डहुड नेम क्या था, ये पूछा जाता है। तो इसका नाम था फखरुद्दीन मुहम्मद जौना खान, या तो इसे जौना खान भी बोलते हैं। जौना खान इसी नाम पर जो फिरोज शाह तुगलक था, FST, उसने जौनपुर जो शहर था वो बसाया था इसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। इसे ही कहा जाता है वाइजेस्ट फूल। अब वाइजेस्ट फूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैसे ये बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत एजुकेटेड था, पर जो इसने फैसले लिए वो बहुत ही अपने शासन के लिए बेकार रहे। इसके शासन काल में ज्यादातर फैसले इसके अगेंस्ट ही चले गए। थोड़ा इसके द्वारा किए गए कार्यों पर हम चर्चा करते हैं, जो इसने जो फैसले लिए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने क्या किया, जो अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ये कहां ले गया, ये देवगिरी ले गया। अब देवगिरी ले जाने के पीछे रीजन क्या था इसका, जो बाद में नाम बदल दिया, दौलताबाद कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, इसने सोचा कि नॉर्थ वाले रीजन पे भी कब्जा कर लूंगा और ये साउथ वाले रीजन पे भी कब्जा कर लूंगा। तो ऐसा करने के कारण इसने दिल्ली को कहां ले गया, दौलताबाद में या देवगिरी में। पर यहां नॉर्थ वाले रीजन में रिवॉल्ट शुरू हो गए, साउथ वाला हाथ में आया नहीं, नॉर्थ वाला भी जाने लगा, तो ये बेवकूफी वाला फैसला हो गया। दूसरा कार्य क्या इसने क्या किया, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब ये टोकन करेंसी जो होती थी, ये ब्रॉन्ज की और कॉपर की होती थी। ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्के चला दिए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, ये पूरी तरह फेल रही, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में ही इसे फॉर्ज करना, मतलब नकली करेंसी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये करेंसी क्या हो गई, ये फेल हो गई। एक ये फैसला इसको बैकफायर कर गया। तीसरा क्या था? तीसरा, इसने दोआब वाला रीजन, जो गंगा यमुना का दोआब वाला रीजन है, दोआब में टैक्सेशन लगा दिया, कर लगा दिया, दोआब टैक्सेशन। तो वहां क्या हुआ, वहां के जो फार्मर थे या पीजेंट थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। अब रिवॉल्ट के पीछे का कारण क्या था? टैक्सेशन बहुत हाई था और उस टाइम पे पड़ गया सूखा, तो फसल अच्छी नहीं हुई। अब या तो भूखे मरे या टैक्स दें, क्या करें? तो इसी के चलते उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया। एक फैसला था इसका खुरासान का एक्सपीडिशन, और दूसरा था इसका कराचिल का एक्सपीडिशन। अब ये कैसे बैकफायर कर गए? खुरासान के एक्सपीडिशन के दौरान क्या हुआ, जब इसने खुरासान पे हमला किया, तो जो पैसा था, जो राजस्व था, वो खत्म होने लगा। ये गलत फैसला निकला। कराचिल वाला क्यों गलत निकला? क्योंकि जो कराचिल का एक्सपीडिशन था, ये हिमालय वाले रीजन में था, और वहां जो टेरेन था वो डिफिकल्ट था। तो ये दोनों फैसले भी बैकफायर कर गए। अच्छा, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये भी पूछा जाता है ये किसने बनाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब मैं बात करता हूं, इसने एक और फैसला जो लिया था, कि जो अपने जैसे शेफ था, उसको हाईएस्ट पोस्ट पे रख लिया। उस शेफ का नाम क्या था? उस शेफ का नाम था मनका। मनका ये शेफ था जिसको हाईएस्ट पोस्ट दी थी। वहीं फिरोज हज्जाम, ये इसका जो नाई बोलते हैं ना, जो शेविंग वगैरह करते हैं, वो था, उसको इसने हाईएस्ट पोस्ट दे दी। तो फिरोज हज्जाम हो गया, मनका हो गया। एक लाड़ा पीरा, लाड़ा एंड पीरा, ये दो इसके गार्डनर थे, इसके माली, इनको भी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। लेकिन ये अजीज खुमार, ये वाइन डिस्टिलर था। ये था आंसर इसका फर्स्ट। वाइन डिस्टिलर कौन था? अजीज खुमार, खुमार चढ़ गया, तो ऐसे याद रख सकते हो। वाइन डिस्टिलर, जिसको हाईएस्ट पोस्ट पे रखा। तो कौन कौन से थे? मन का जो इसका शेफ था, उसको हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी। हज्जाम जो नाई था इसका, उसको फिरोज हज्जाम, उसको हाईएस्ट पोस्ट पे रखा। लाड़ा पीरा गार्डनर थे, उनको रखा। और अजीज खुमार को। तो इसका आंसर था अजीज खुमार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा रूलर मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, ये तो भाई है किसका? ये भाई था हुमायूं का। हुमायूं के कितने भाई थे? हुमायूं के भाइयों के नाम मैं बता देता हूं। एक भाई का नाम था अस्करी, ये है कामरान मिर्जा, और तीसरे का नाम था हिंडल। हुमायूं की सबसे बड़ी बेवकूफी यही रही कि इसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया, जबकि इसके भाई इसके विद्रोही थे, इसके खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के अगेंस्ट दो वॉर भी लड़ी हैं, 1539 और 1540। 1539 में कौन सी लड़ाई? चौसा का युद्ध। और 1540 में कौन सी? इसे ही कहते हैं बिलीग्राम का युद्ध, या फिर इसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। और किसके खिलाफ लड़ा था हुमायूं ने? हुमायूं ने लड़ा था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी एक अफगान रूलर था, ना कि एक मुगल रूलर था। तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बारे में बता देता हूं। शेरशाह सूरी ने 15 साल राज किया। इस दौरान इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खतरनाक था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसने फॉलो किया था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया था अकबर ने। काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जीटी रोड का। बाद में इसे कहां दफनाया गया? इसकी मृत्यु जब हो गई उसके दौरान इसे कहां दफनाया गया? सासाराम बिहार में। कहां दफनाया गया? सासाराम बिहार में। इसकी मृत्यु कहां हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी कलिंजर फोर्ट में। अब शाह आलम टू। शाह आलम टू भी इसका आंसर नहीं है, पहला मैंने बता दिया हुमायूं का भाई है। हुमायूं ने अच्छा एक दीन पनाह सिटी इसको भी बसाया था, दीन पनाह सिटी। तो ना कामरान है, कामरान भी मुगल रूलर था। शाह आलम टू, शाह आलम टू प्लस सुजाउद्दौला प्लस कौन? मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर कौन सा युद्ध लड़ा था? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1764 में। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें इनकी हार हुई थी। और इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765 में। कौन सी ट्रीटी? इलाहाबाद की ट्रीटी। और इलाहाबाद ट्रीटी के बाद इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे और इनको निजामी राइट्स दे दिए थे। तो शाह आलम टू भी मुगल रूलर है, ये भी नहीं। दारा शिको, दारा शिको बेटा था शाहजहां का और भाई था किसका? औरंगजेब का। धर्मत और समूगढ़, इन दो लड़ाइयों के बाद दारा शिको को मार दिया था औरंगजेब ने और खुद गद्दी पर बैठा था। तो ये कुछ थे मुगल रूलर और इसका आंसर था शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was it split into two faction, namely the extremist और moderates? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग भागों में विभाजित हो गए थे। इसे सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। मैंने आपको आंसर कर दिया, सूरत स्प्लिट आपको मिल गया होगा। तो आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सूरत सेशन 1907 वाला। अच्छा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। ये किस वॉइसरॉय के टाइम पीरियड में बनी थी? उस टाइम पे वॉइसरॉय था डफरिन। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे बोला जाता है? फादर ऑफ आईएनसी किसे बोला जाता है? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जो पहला सेशन हुआ था 1885 का, कहां हुआ था? बॉम्बे में। कितने डेलीगेट्स थे? बॉम्बे में डेलीगेट्स थे 72 डेलीगेट्स थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और 1886 की किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा वाला सेशन था? कैलकाटा वाला सेशन था दादा भाई नौरोजी। 1887 का इंपॉर्टेंट क्यों है? 87 वाले की अध्यक्षता की थी एक मुस्लिम ने जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? ये सेशन हुआ था मद्रास में। और इंपॉर्टेंट सेशन कौन कौन से? 1906 का सेशन, वो भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। 4 मांगी थी, वो बताना मुझको। बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके बाद ये 4 मांगे उठी थी, तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी थी। लखनऊ का सेशन 1916 वाला, इसे ही कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इसे लखनऊ पैक्ट क्यों बोला जाता है? ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हुए थे ना,
ये 1916 में वापस से मिल गए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गई थी इस सेशन के दौरान। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार जी ने। कैलकाटा का सेशन 1896 रहीमतुल्ला शयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या था? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो था, कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। इसको अडॉप्ट किया था कौन से सेशन में? कैलकाटा का 1896 सेशन। इसका आंसर क्या है? सूरत सेशन। सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द पैट्रॉन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर? कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? किंग कनिष्क, अशोक, कालाशोक या अजातशत्रु? तो बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। बुद्धिज्म बुद्धिज्म कब आया था? बुद्धिज्म आया था जब 16 महाजनपद थी, तब ब्राह्मण सेक्ट था और बहुत सारी सोशल कुरीतियां जो है समाज में फैली हुई थी, तब बुद्धिज्म आया था। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। ये आज नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। और 483 बीसी को ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और बुद्धिज्म में 3 इंपॉर्टेंट बुक भी हैं जिन्हें त्रिपिटक बोला जाता है। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है, पहला है आपका सूत पीटक, सूत पीटक हो गया। दूसरा है विनय पीटक। और तीसरी बुक का नाम क्या है? अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक। ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है। त्रिपिटक बोलते हैं इन्हें, इंग्लिश में 3 बास्केट्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और ये लिखी कौन सी लैंग्वेज में है? ये पाली में है। अब बात कर लेते हैं बुद्धिज्म काउंसिल की। तो कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। वो कौन कौन सी हुई और कब हुई और किसने कराई थी, तो वो जान लेते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। और ये कराई किसने थी? ये कराई थी अजातशत्रु ने। और कहाँ कराई थी? ये कराई थी राजगृह। कहाँ पर? राजगृह। इस टाइम पर जो चेयरमैन थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो कौन थे? वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद हुई, 383 बीसी में। ये किसने कराई? ये कराई काला अशोक ने। काला अशोक। अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे? अजातशत्रु थे हर्यणका डायनेस्टी के। काला अशोक बताना कौन सी डायनेस्टी के थे? काला अशोक ने कहाँ कराई थी ये? काला अशोक ने कराई थी वैशाली में। और इस टाइम पर चेयरमैन कौन थे? सबकामी। क्या नाम था उनका? सबकामी। थर्ड, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 बीसी, 250 बीसी। किसने कराई थी? अशोका, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? पाटलिपुत्र में। और इस टाइम चेयरमैन कौन था इस काउंसिल का? इस टाइम चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीसा। और लास्ट फोर्थ काउंसिल कब हुई थी और किसने कराई? 78 एडी में। किसने कराई? ये कराई थी कनिष्क ने। कनिष्क कौन से रूलर थे? कनिष्क थे कुषाण रूलर। कहाँ कराई थी? कश्मीर में कराई थी। आपको आंसर मिल गया होगा। इस टाइम पर जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? वो थे वासुमित्र। तो मैंने आपको 4 काउंसिल के बारे में बता दिया। पहली 483 बीसी, दूसरी 100 साल बाद 383 बीसी, फिर 250 बीसी में हुई, फिर 78 एडी में हुई। तो फोर्थ काउंसिल किसने कराई थी? कनिष्क ने। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अशोक ने तो थर्ड कराई थी, काला अशोक ने सेकंड कराई थी और अजातशत्रु ने फर्स्ट कराई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद द रेफरेंस टू द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जैसा कि पता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको शेड्यूल के बारे में बता देता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, देन हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, आप जानते हैं
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल हैं और इन शेड्यूल को याद रखने का तरीका क्या है। इन शेड्यूल को आप एक ट्रिक है उससे याद रख सकते हैं, जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इससे आप याद रख सकते हैं। टी से क्या, टी से टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, टेरिटरी। फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन एंड देयर यूनियन टेरिटरीज, किसकी, इंडिया की। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी है, फिलहाल 28 स्टेट हैं और आपकी 8 यूटीज हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में है ई फॉर इमोल्यूमेंट। अब इमोल्यूमेंट में क्या आता है, इमोल्यूमेंट में आता है सैलरी और अलाउंसेस। सैलरी किस किस की, सैलरी प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा की, चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं, राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। इन सब की सैलरीज कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल नंबर 2। अब नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल नंबर 3। 3 में आता है ए से क्या, अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ, ओथ यानी शपथ। शपथ किस में है, शेड्यूल नंबर 3 में। शेड्यूल 4 में क्या है, आर से राज्यसभा। राज्यसभा मतलब राज्यसभा की सीट का अलोकेशन, राज्यसभा में कितनी सीट की स्टेट में अलोकेटेड है, वो कौन से शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 5 में क्या है, शेड्यूल नंबर 5 में है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है वो कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 6 में क्या है, शेड्यूल नंबर 6 में है अदर ट्राइबल एरिया। वो कौन से ट्राइबल एरिया है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। वो कौन कौन से हैं, आपका असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है, वो आपका 6th शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 7। 7th शेड्यूल में क्या है, एफ फॉर फेडरल लिस्ट। 7th शेड्यूल में है 3 लिस्ट, कौन कौन सी, आपकी यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब पहली बार बना था संविधान उस टाइम पर 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बाद में काफी सारी लैंग्वेज जो है जोड़ी गई थी अमेंडमेंट्स के थ्रू, जैसे कि आपका 21st अमेंडमेंट हुआ था। 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई थी। 71st अमेंडमेंट हुआ, 71st अमेंडमेंट से 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसे याद कैसे रख सकते हैं, के एल हटा दो, एम एन, के एम एन। के से कोंकणी, एम से मणिपुरी और एन से नेपाली। 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st अमेंडमेंट से। फिर हुआ 92nd अमेंडमेंट। अब ये 92nd अमेंडमेंट से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, 92nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी, 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 ये हो गई, 3 ये, 4 3 7, 7 1 8, तो 14 + 8 कितनी भाषाएं हो गई, 22। तो 22 किस में है, 8th शेड्यूल में। 9th में है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म्स। और 10वें शेड्यूल में क्या रखा गया है, डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। और 11वें शेड्यूल में है पंचायत। और पंचायत बनी कौन से अमेंडमेंट से थी, ये था 73rd अमेंडमेंट 1992। और 12वें शेड्यूल में क्या है, 12वें शेड्यूल में है म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। ये कौन से अमेंडमेंट, ये 74th अमेंडमेंट 1992।
अब म्युनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट है? म्युनिसिपैलिटीज में है 18 सब्जेक्ट, वहीं पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। बाकी आपको इस ट्रिक से याद हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आपको सारे जो 12 शेड्यूल्स है वो याद हो गए होंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस शेड्यूल हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। तो ये तो आपको पता है कि 11 शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, तो फर्स्ट तो सही हो गया। सेकंड, 29 सब्जेक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन टू वर्क, ये भी सही है। तो इसका आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 11 शेड्यूल के अंदर जो 11 शेड्यूल में पंचायती राज ऐड किया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए, बल्कि म्युनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो सही है। ये सही कैसे? ये दिया हुआ है आर्टिकल 74 के पहले क्लॉज में। क्या दिया गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसका हेड कौन होगा? उसका हेड होगा पीएम, टू एडवाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 74 में दिया, ये तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, ये भी सही है। तो ये दोनों तो सही हो गए, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, ही कैन बी रिमूव्ड इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन is passed by both the house of parliament with 2/3 मेजोरिटी। ये तो स्पेशल मेजोरिटी है। पहली बात, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये सिर्फ लोकसभा में चलाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 4 है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। ये कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 75 का क्लॉज फर्स्ट में, कि जो अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। जरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में समझ लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है, और इसको एटलीस्ट 50 एमपीज का बैक होना चाहिए, तब लेकर आते हैं। ये कौन सा नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये लाया कहां जाता है? ये सिर्फ लोकसभा में चलाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? कि जो उस समय की गवर्नमेंट है उसमें अब कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब यानी एक तरीके समझ लो, आर्टिकल 75 के क्लॉज 3rd में क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। लेकिन अगर लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। पूरी काउंसिल को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाया जाता है। कहां चलाया जाता है? लोकसभा में। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित नहीं हो पाता है या प्रूव नहीं हो पाता है, तो अगले 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। और ये पास कैसे होता है? ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? A standing committee is a committee consisting of member of which of the following houses of parliament? स्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, किसके होते हैं? तो इसका आंसर करने से पहले थोड़ा स्टैंडिंग कमेटी के बारे में समझ लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी कैसी होती है? स्टैंडिंग कमेटी आपकी होती है स्थायी कमेटी। कैसी होती है? परमानेंट होती है। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है?
इनका टाइम पीरियड 1 साल तक का होता है। ये परमानेंट होती हैं, इसके टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है असिस्ट करना। क्या असिस्ट करना है? असिस्ट इन लेजिस्लेशन और फाइनेंशियल वर्क जितना होता है ना, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंशियल और भी जो काम होते हैं उसमें असिस्ट करती है ये पार्लियामेंट के अंदर। कौन असिस्ट करती हैं? ये स्टैंडिंग कमेटीज। इसके टाइप क्या क्या है आपको देखो कुछ ही पढ़ने होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कमेटी। कौन सी? फाइनेंशियल कमेटी है सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन एक डिपार्टमेंटल कमेटीज भी होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज में कितनी कमेटी है? ये 24 हैं और 24 में 16 लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की हैं। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर, जिसमें 21 किससे होते हैं? 21 होते हैं आपके लोकसभा से और आपके 10 मेंबर कहाँ से होते हैं? 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। ये बात की मैंने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। आपको मैंने बताया फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर भी होती है और स्क्रूटनाइज के लिए भी होती है। पर इंपॉर्टेंट आपको ये दो पढ़ रही हैं, इसलिए मैं आपको इन दो के बारे में ही बताता हूँ, बाकियों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो फाइनेंशियल कमेटीज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? आपकी पहली है एस्टिमेट कमेटी, दूसरी हो गई आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और थर्ड आपकी हो गई कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब सबके मैं काम बताता हूं आपको, सभी कमेटीज के। एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है? जो भी बजट वगैरह बनता है उसके एस्टिमेट को जो एग्जामिन करने का काम होता है वो करती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी के मेंबर कितने होते हैं? एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और वो 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? वो लोकसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी, अच्छा, इनका जो सिलेक्शन होता है या नॉमिनेशन होता है वो किया जाता है स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। तो एस्टिमेट कमेटी को बनाया किसके द्वारा गया था? ये जॉन मथाई के रिकमेंडेशन से बनाया था। ये बनाई गई थी 1950 में। तो एस्टिमेट कमेटी के बारे में हमने क्या क्या जाना? ये बजट के जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको एग्जामिन करती है। 30 मेंबर्स होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। जॉन मथाई के रिकमेंडेशन से बनाई थी 1950 में। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। बनाई कब गई थी? ये 1921 में बनाई गई थी। और इसका काम क्या है? ये जो कैग की जो रिपोर्ट होती है ना उसको एग्जामिन करती है, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। बाकी ये हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अच्छा, इसके मेंबर्स कैसे होते हैं? इसके टोटल 22 मेंबर्स होते हैं और ये 22 में से 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। वही पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसका काम क्या है? जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनियां कौन सी होती हैं? जिसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक होता है और प्राइवेट कंपनीज का 49% स्टेक होता है। जो मेजर कंपनीज हैं भारत की, उनकी जो रिपोर्ट है उनको एग्जामिन करने का काम कौन करती है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसको किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? इसको कृष्ण मेनन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था 1964 में। और इसके मेंबर्स कैसे? इसमें भी 22 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 7 आपके राज्यसभा के मेंबर्स हैं। ये मैंने आपको स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में बताया, परमानेंट होती है, 1 साल टाइम पीरियड होता है लगभग इनका। असिस्ट करते हैं लेजिस्लेशन में, फाइनेंशियल काम जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं उसमें कुछ ये असिस्ट करती है। स्टैंडिंग कमेटी प्रोसीडिंग कह रहा हूँ, सॉरी, रिपोर्टिंग वगैरह। और इसमें स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आती है। इंपॉर्टेंट मेजर जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितनी है? 24 है, जिसमें 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की हैं। मेंबर्स कितने होते हैं डिपार्टमेंटल में? 31 मेंबर, जिसमें 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। बाकी फाइनेंशियल कमेटीज के बारे में बताया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो मेंबर होते हैं ना
वो ना विधानसभा के होते हैं और ना खाली लोकसभा के होंगे ना राज्यसभा के होंगे। तो इसमें होते हैं बोथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। किसके? दोनों के। बोथ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटीज में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल? निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के बारे में समझते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। ये फिगर है, इससे मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के बारे में समझाता हूँ। पहला, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की 5 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है इंजेशन, सेकंड होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होती है असिमिलेशन असिमिलेशन और फिफ्थ होती है एक्सजेशन। ये 5 प्रोसेस हैं आहार नाल सिस्टम या जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है उसकी। अब मैं बताता हूं ये क्या है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक कहां से हम करते हैं फूड का? इनटेक करते हैं माउथ से। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो होती है बक्कल कैविटी। कहाँ? बक्कल कैविटी। हम खाना खाते हैं कहाँ? मुंह से। और मुंह में हमारी होती है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना और जो खाना होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसमें फ्लूइड मिक्स कर देती है, जिससे क्या होता है ये खाना यहां से होता हुआ, आपको मैं लेजर से समझाता हूं। खाना ये ईसोफेगस, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता हुआ कहां आता है? ये आपका आता है स्टमक में। अब स्टमक में आपके एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम का काम क्या है? पहली बात, एंजाइम का काम है कोई भी प्रोसेस को फास्ट कर देना। स्टमक में आपका एक तो होता है HCl, एक आपका होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है आपका एसिडिक कंडीशन में काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस। और तीसरा होता है आपका रेनिन। रेनिन क्या है? रेनिन आपका मिल्क कर्डलिंग एंजाइम है। कैसा? मिल्क कर्डलिंग एंजाइम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। HCl जिसका pH 2 से नीचे होता है, आई थिंक 1.6 होता है, तो ये पेट की वॉल्स को गला नहीं देगा? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पेट की वॉल्स होती है ना, उस पर एक लेयर होती है किसकी? म्यूकस की, जो पेट को बचाती है। अब यहाँ पेट से होता हुआ खाना कहाँ आता है? स्पिंटर मसल्स की हेल्प से आता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी नैरो होती है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन आपकी वाइड होती है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ के आधार पे नहीं, लेंथ के आधार पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लंबी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, और दूसरा है आपका जेजेनम, और थर्ड इलियम। थर्ड इलियम। सबसे पहला जो हिस्सा है डेडेनम। ड्यूडेनम में आता है आपका क्या? भोजन सबसे पहले। और आपको पता है ये जो है ये है आपका लीवर। लीवर डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये क्या रोल प्ले करता है? इससे रिलीज होता है बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस। वो क्या काम करता है? वो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर की कंडीशन को बेसिक बना देता है। इसका एक और भी काम है, इसका काम है जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करना, लेकिन मेनली इसका काम क्या है? बेसिक बना देना कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशंस को। अब यहाँ एक और ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से रिलीज क्या क्या होता है? पैनक्रियाज से रिलीज होता है पैनक्रिएटिक जूस। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका होता है ट्रिप्सिन। आप जैसे पेप्सिन आपका एसिड कंडीशन में काम करता है, ऐसे ट्रिप्सिन आपका बेसिक कंडीशन में काम करता है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। वहीं दूसरा है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज फैट को सिंथेसाइज करता है। और तीसरा है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और पैनक्रिएटिक अमाइलेज का काम क्या है? कार्ब्स को सिंथेसाइज करना। अब ये खाना यहाँ ड्यूडेनम जेजेनम से होता हुआ यहाँ इलियम में आता है। इलियम में ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, विलाइज होती है ये। अब विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करना।
और यहां पर देखो ये डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। तीसरी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। ये विलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और यहां से एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, और वो जाकर कहाँ मिल जाता है, कहाँ जाकर असिमिलेट होता है। वो ये कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरीज जो सेल्स तक जाती हैं, इनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है। ये हो गया असिमिलेशन। फिर यहां से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स को पहले माना जाता था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। शुरुआत की डिस्कवरी से ये पाया गया है कि इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो रिबूट करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ यहाँ एक प्रोसेस होती है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें क्या होता है, जो बचा कुचा पानी होता है वेस्ट से वो अलग कर लिया जाता है, वापस बॉडी उसे खींच लेती है, और वेस्ट यहाँ रेक्टम से होता हुआ लास्ट पॉइंट है एनस से बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की। पर आपको पता है स्टमक इसका हिस्सा है डायरेक्टली, लार्ज इंटेस्टाइन भी इसका हिस्सा है, ईसोफेगस भी इसका है, पर लीवर इसका हिस्सा नहीं है। तो पूछा था कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो इसका पार्ट नहीं है लीवर। लीवर एक वाइटल रोल तो प्ले करता है, पर ये एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन प्लांट डैश इज प्रेजेंट इन मिडल लैमिला प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वॉल एंड एक्यूमुलेट्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग सेल एक्सपेंशन। मतलब ये कह रहा है कि पौधों में मध्य पटल, प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होती है ये, या चिटिन, जिलेटिन, एलिजिनेट या पेक्टिन, इनमें से कोई एक। और ये जो है ना विकास और जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें हेल्प करती है। काइटिन होती है क्या, काइटिन तो नहीं है। काइटिन क्या है, ये सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, प्लांट में नहीं। ये प्रेजेंट होती है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, इसे ही बोलते हैं चिटिन भी बोलते हैं या इसे काइटिन बोलते हैं। चिटिन के बारे में आपको बता दें। अब ये जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन बनता है एनिमल कोलाजन से। और आपको कोलाजन पता होगा, जो ज्यादातर प्रोटीन जो होता है स्टोर होता है बॉडी के अंदर वो कोलाजन के फॉर्म में होता है। तो ये जिलेटिन क्या होता है, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, ना कि ये कोई शुगर है या प्लांट में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जिलेटिन भी नहीं है, एल्जिनेट भी नहीं है। एल्जिनेट कहाँ पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। तो आंसर क्या है, आंसर है ये बचा हुआ पेक्टिन। पेक्टिन पाई जाती है प्लांट में और मिडिल लैमिला के बीच में पाई जाती है। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। अब ये सेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, शुगर्स की चेन होती है। सबसे सिंपल शुगर कौन सी होती है, सबसे सिंपल शुगर होती है आपकी मोनोसेकेराइड्स, जिसमें कौन कौन सी आती है, आपकी ग्लूकोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, ये सारी कौन सी शुगर हो गई, ये मोनोसेकेराइड हो गई। फिर आती है आपकी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी लैक्टोज हो गई। लैक्टोज आपकी डाइसेकेराइड है, किस किस से बनी है, ग्लूकोज से बनी है और गैलेक्टोज से बनी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ये शुगर की चेन होती है, ये पेक्टिन शुगर की चेन है। और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, वो आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। आपका सुक्रोज कॉम्प्लेक्स पहले पॉलीसेकेराइड है। तो पेक्टिन भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है और पाया कहां जाता है, प्लांट में। तो इसका आंसर क्या है, 4, पेक्टिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज जनरली रिवील्ड बाय द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड सुना सुना सा नहीं लग रहा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपके है संविधान के आर्टिकल नंबर 112, 112 आर्टिकल में। ये कुछ नहीं है, ये बात कर रहा है बजट की। तो जो बजट है, बजट का प्रावधान डायरेक्टली तो नहीं दिया है, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और बजट में बात किस किस की होती है, रिवेन्यू, कितना राजस्व आया, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, इन सब की बातें किसमें होती है, बजट में की जाती हैं। जिसमें बोरोइंग्स क्या है और हमने कितना दिया है और देशों को लोन दिया है या लोन बोरो किया है, ये सब किस में आता है, आपका बजट में काउंट किया जाता है। तो जो
गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसमें टैक्सेशन, कर वगैरह इनकी भी बातें होती हैं। राजकोषीय नीति, ये क्या होता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई हो रही है या और भी चीजें हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज करती है गवर्नमेंट वो होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका बजट वगैरह में कोई रोल नहीं होता। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल में क्या होते हैं, आपके रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, सीआरआर होता है, एसएलएफ होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही, एसएलआर सॉरी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो वैसे इसका आंसर आपको मिल गया, फिस्कल पॉलिसी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन पॉलिसी, ये तो आपकी जनसंख्या से रिलेटेड है, नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो बिजनेस से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। इसका आंसर क्या है, फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट मंदी, इन्फ्लेशन वगैरह को, महंगाई या मंदी को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है या बजट जो बनाती है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड असेट, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल परिसंपत्ति माना जाता है। अच्छा, इसे आप ऐसे समझिए कि आप किसी दुकानदार पे गए, तो आप उसको जब गोल्ड देंगे तो वो आपको तुरंत सामान दे देगा क्या, नहीं देगा। तो मतलब गोल्ड आपका मोस्ट लिक्विड नहीं है। उसकी जो है आपको कीमत आंकनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, जब आप पैसा लेके जाते हैं, 100 रुपए लेके गए, तो आपको वो 100 रुपए का तुरंत उतना जो सामान है वो दे देता है। तो ये जो मनी होती है, ये जो करेंसी होती है, ये आपकी लीगल टेंडर होती है। इसकी एक वैल्यू होती है जो उस पर लिखी होती है। 100 रुपए लिखी है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए लिखी है तो उसकी वैल्यू 10 रुपए। और गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, लैंड हो गया, इनकी कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। जरूरी नहीं है आज ये 40,000 का है गोल्ड तो ये कल भी 40 का होगा, ये 30 का भी हो सकता है, ये 50 का भी हो सकता है। तो आपकी मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा होता है, आपका मोस्ट लिक्विड एसेट होती है आपका पैसा, करेंसी। और आपकी करेंसी को बोला जाता है फिएट मनी। फिएट मनी में आपका क्या आता है, आपका आता है करेंसी नोट और कॉइन्स वगैरह, ये किस में आते हैं, आपके फिएट मनी। एक होती है फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी, जिसे हम प्रत्यय धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय धन। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट आधारित मनी होती है, जैसे चेक। इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू इस तरीके की है जैसे इस लीगल टेंडर, ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, पर ये ट्रस्ट वर्दी मनी होती है, ये ट्रस्ट पर आधारित होती है। तो फिड्यूशियरी मनी में कौन सा आता है, आपका चेक आता है। एक आपकी प्लास्टिक मनी भी होती है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो आपकी कौन सी मनी है, वो आपकी प्लास्टिक मनी है। ये मैंने कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको बता दिए। वैसे इसका आंसर क्या है, मनी, पैसा। पैसा मोस्ट लिक्विड होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड रिप्रेजेंट्स द नंबर 0 ऑन अ रजिस्टर। अच्छा, क्या होता है, रजिस्टर पे ना एक कलर होते हैं, रजिस्टर होता है एक ऐसा, वो होता है ना, रेडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में रजिस्टर लगे होते हैं जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कलर बैंड्स होते हैं, वो येलो होगा, ब्लैक होगा। तो जीरो किसको दिखाता है, तो ये आप इसको देखिए, ये कलर बैंड को आप देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखो, जैसे आपने एक बार वो पढ़ा है विप ग्योर, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, प्रिज्म से पास होती है, डिस्पर्स होके विपग्योर में बढ़ जाती है, पहले इसके रिफ्रैक्शन के आधार पे, वायलेट, इंडिगो और ब्लू ऐसे करके। तो इसको भी ऐसे याद रखो, ये भी विपग्योर है, बस इंडिगो नहीं है, विब ग्योर, ऑरेंज, रेड। और फिर ये ब्राउन और ब्लैक आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लैक की वैल्यू होती है 0, फिर ऐसे एक ये है ब्राउन, ब्राउन की होती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और लास्ट में ग्रे। आप एक इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रे और व्हाइट, व्हाइट सबसे नीचे, ब्लैक सबसे ऊपर, और ये बीच में विप ग्योर। अब ऐसे आपको ना ये नंबर्स याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब भी रजिस्टर में आपको यहाँ 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, तो आपको ये तुरंत याद आ जाएगा, किससे, विब ग्योर से। इंडिगो नहीं होता, बस इंडिगो हटा के विब ग्योर।
वॉयलेट का 7, बी का ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, रेड और फिर ब्राउन एंड ब्लैक। बस आपको याद ये वाला भी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ब्लैक 0, व्हाइट 9, ब्लैक 0 व्हाइट 9 और ब्राउन 1 और बीच में आपका वेबक्योर, ग्रे आपका 8 हो गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्लैक। 0 किसको डिनोट करता है? ब्लैक को। और वही 1 किसको? ब्राउन को। 2 किसको? रेड को। रेड किसको डिनोट करता है? 2 नंबर को। ऑरेंज किसको? 3 को। ब्राउन किसको? 1 को। हो गया ना इजीली याद? अच्छा, यहाँ रेजिस्टर की बात आ रही है तो मैं आपको ओम्स लॉ भी बता देता हूँ। ओम्स लॉ दिया कब था और किसने दिया? ये साइमन ओम्स ने दिया था 1827 में। ओम्स लॉ क्या दिखाता है? ओम्स लॉ से आप ये याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ स्टेट करता है कि जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। वो किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेसिस्टेंट के। एक तरीके से ऐसे समझो, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो करंट फ्लो घटेगा ना, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। इसका मतलब क्या है? अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट फ्लो भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट फ्लो बढ़ेगा, मतलब कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर मैं रेसिस्टेंट बढ़ा दूंगा तो करंट घट जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा लॉ है? ये आपका ओम्स लॉ है। आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका आंसर मिल गया है ब्लैक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। What testing method involves transforming the element within a compound from a covalent state to a ionic state through fusion with the sodium metal? किसी परीक्षण विधि में सोडियम धातु के साथ संलयन के माध्यम से एक यौगिक के भीतर तत्वों को सहसंयोजक अवस्था से आयनिक अवस्था में बदलना शामिल है। फ्लेम टेस्ट है, लसाइने टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, क्या है? तो ब्लड टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, इसे तो डिलीट कर दो। अब बात करते हैं हम लसाइने टेस्ट और फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है? फ्लेम टेस्ट में जो कंपाउंड है या सॉल्यूशन है, जैसे NaCl है, NaCl के सॉल्यूशन में पत्ती को डुबाया, फिर फ्लेम होती है, उस पर उस पत्ती को लाया तो फ्लेम का कलर बदलता है। मान लो NaCl को जलाते हैं तो गोल्डन कलर की फ्लेम आती है। वहीं कॉपर कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब पत्ती डुबो के इस पे लाई जाती है तब इसका फ्लेम का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अब मुझे बताना, कॉपर सल्फेट का जो फ्लेम होती है उसका कलर किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है? बताना, इन दोनों में से कोई एक कलर होता है। तो फ्लेम टेस्ट भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है लसाइने टेस्ट। अब मैं बताता हूँ लसाइने टेस्ट में होता क्या है। ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के नीचे एक बर्नर लगा होता है और इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो या सैंपल बोल लो। और लसाइग्ने टेस्ट का काम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लसाइग्ने टेस्ट का काम है, सबसे पहली बात लसाइग्ने टेस्ट होता क्या है? लसाइग्ने टेस्ट होता है एलिमेंट को फाइंड आउट करना कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है। और वो कौन कौन से एलिमेंट फाउंड करता है? वो फाउंड करता है नाइट्रोजन है या नहीं, या इसमें सल्फर है या नहीं, और कौन सा एलिमेंट, इसमें फॉस्फोरस है या नहीं, फॉस्फोरस, या इसमें हैलोजन्स है या नहीं। इनको फाइंड आउट करने के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं है या सल्फर या फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम लसाइने टेस्ट करते हैं। और लसाइने टेस्ट में क्या होता है? एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, आपको याद है ना कनाका मजल। तो वो हाईली एलिमेंट कंपाउंड कौन सा होता है? एलिमेंट कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम के पार्टिकल्स या सोडियम मेटल्स को इस कंपाउंड में डाला जाता है और नीचे से बर्नर जलाया जाता है। अब ये जलाया जाता है तो ये रिएक्टिव होता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के एटम को तोड़ देता है और सोडियम जो होता है ये कंबाइन कर जाता है। तो ये जो बन जाता है, ये जो बाद में ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये कौन सा एक्सट्रैक्ट बन जाता है? ये बन जाता है आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसने क्या किया? इसने कोवेलेंट बॉन्ड थे, जो जो एटम्स के बॉन्ड होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोई भी कंपाउंड होता है, ये मान लो मैं NaCl बोल देता हूं या कोई भी कंपाउंड, उसके बॉन्ड को तोड़ देता है और रिएक्टिव होता है और खुद कंबाइन हो जाता है।
और क्या बना देता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, अब इसमें ना एक दूसरा कोई कंपाउंड डाला जाता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, AgBr डाल दो या कोई भी कंपाउंड। अब इसमें जो कलर आता है ना, मान लो इसका मिल्की कर्डी व्हाइट कलर आया, तो वो क्या दिखाता है कि इसमें हेलोजन एलिमेंट्स है। तो इसमें कलर के आधार पर ये पता लगाते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है या इसमें सल्फर प्रेजेंट है या इसमें फास्फोरस प्रेजेंट है। तो इसी को ही हम कहते हैं लसाइने टेस्ट। तो आपको पता चल गया होगा लसाइने टेस्ट का काम क्या होता है। ये कंपाउंड होता है, उसका कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करता है। फ्यूजन मतलब होता है जब गर्म करते हैं हम उसको, जलाते हैं, किसके द्वारा, सोडियम मेटल के द्वारा। तो ये कौन सा टेस्ट है, ये आपका लसाइने टेस्ट हो गया। लसाइने टेस्ट आपको समझ आ गया। फ्लेम टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन में डिप करके उसको फ्लेम में जलाते हैं तो अलग अलग कलर की फ्लेम्स आती हैं। ब्लड टेस्ट इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या है। इसका एक फॉर्मूला है वैसे, जिससे हम निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मान लो देखो दो मीडियम होते हैं, एक तो रेयर मीडियम होता है, रेयरर मीडियम, और एक आपका होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में जो आपका जो रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है और जो लाइट है वो फास्टली मूव करती है। वहीं डेंसर मीडियम में आपकी जो लाइट है वो कैसे मूव करेगी, स्लो मूव करेगी। और जो आपका रिफ्रैक्शन है ना, जो रिफ्रैक्ट होती है लाइट वो ज्यादा होती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मान लो मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता हूं और ये मैंने लाइट डाली, ये ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये क्या होती है, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त कितना रिफ्रैक्ट करती है वो हम नापते हैं। तो आपको ये पता होगा इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापने का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल टू सी अपॉन में वी। अब सी क्या है, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपको पता है कि कोई भी अवरोध नहीं होता है, तो अवरोध ना होने की वजह से लाइट बहुत तेज मूव करती है और हाईएस्ट स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये v जो होती है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसमें लाइट की स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, n हमको दे रखा है जो कि 1.2 है। लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम हमको पता है 3 × 10⁸ है। तो हमको ये v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में। तो कितनी होगी, v को इधर लेके जाओ, प्रॉपर कैलकुलेशन है। 12 से 3 को काटोगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2.7 1.2 नहीं, तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रांसलोकेटेड 15 टाइगर्स टू राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। मतलब वो कौन सा स्टेट है जो 15 टाइगर्स को राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ट्रांसलोकेट कर रहा है। वो वही स्टेट है जिसे स्टेट ऑफ टाइगर बोला जाता है। वो कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द डेल्टा रीजन टू रिसीव द जीआई टैग। वह कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्राप्त करने वाला वो पहला उत्पाद है जो डेल्टा क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद बना है। तो ओलिएंडर फ्लावर है, रोज फ्लावर है, कौन है, ये है कुंभकोनन बीटल लीव्स। और कहाँ की है ये तमिलनाडु की है। इसे मिला है जीआई टैग। इसके साथ एक और आइटम है जिसको जीआई टैग मिला है, वो कौन सा है, ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थोवा लाई गार्लैंड। ये जो माला है ना, ये भी तमिलनाडु की है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये आपकी कौन सी है, कुंभकोनन बीटल लीव्स, कुंभकोनम बीटल लीव्स, कुंभकोनम और थोवालाई गार्लैंड, इन दोनों को जीआई टैग मिला और दोनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु की। और ये कैसे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं पहले डेल्टा रीजन के, जिन्हें क्या मिला था, जीआई टैग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
विच हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माइकल डी पात्रा, ये तो अभी रिटायर हुए हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं। रघुराम राजन, ये पहले गवर्नर थे, 2013 आई थिंक 16 तक ये गवर्नर थे, तो ये भी नहीं है। उर्जित पटेल, उर्जित पटेल भी पहले गवर्नर रहे, ये डेप्यूटी गवर्नर कैसे हो सकते हैं। तो अभी जो न्यू डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है पूनम गुप्ता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई बना कैसे था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था। ये यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पर बना था। किसके, यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था। और ये नेशनलाइज कब हुआ था। ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। और इससे रिलेटेड क्या है, पहले भारतीय कौन थे जो इसके गवर्नर थे। उनका नाम था सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे वो बताना, फर्स्ट गवर्नर, जो कि इंडियन नहीं थे। तो मुझको बताना फर्स्ट गवर्नर कौन थे कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन डिड दीपा कर्माकर विन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जिम्नास्टिक। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इनका पहले नाम क्या था। इनका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड। और ये पहली बार कब दिए गए थे, ये 1991 में दिए गए थे। सबसे पहले ये किसको दिए गए थे, सबसे पहले ये दिए गए थे विश्वनाथ आनंद को। अब ये बताना मुझे, विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं। तो पहली बार कब, 1991 में। और पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इनका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब कर दिया गया, 2021 में। मेजर ध्यानचंद ये कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं, ये रखते हैं आपका हॉकी से। और मेजर ध्यानचंद का बर्थडे कब आता है, ये आता है 29 अगस्त को। और इसे ही हम मनाते हैं किस रूप में, नेशनल गेम्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। कब, 29 अगस्त। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, मेजर ध्यानचंद की। और इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न। और दीपा कर्माकर को कब मिला था मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिम्नास्टिक में 2016 में। तब इसका नाम मेजर ध्यानचंद नहीं था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मिंटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। मिंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मिंटोनेट पुराना नाम था किसी खेल का, क्रिकेट का था, बास्केटबॉल का था, हैंडबॉल का था या वॉलीबॉल का। तो इसका आंसर है वॉलीबॉल। और आपको पता है वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं हर एक टीम में। 6 एक टीम में, दूसरी टीम में 6 प्लेयर। हैंडबॉल में कितने होते हैं, 7 प्लेयर ईच, 7 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने, 5 टोटल 10 प्लेयर। और एक टीम में कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। वहीं क्रिकेट में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स भी मैंने आपको बता दिया, क्रिकेट में 11 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5, हैंडबॉल में 7 और वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 प्लेयर। वॉलीबॉल गेम का पुराना नाम क्या था, मिंटो नेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ दिस डांस इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन उड़ीसा। इनमें से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। ग्रीडा कहाँ का डांस है, कहाँ का नृत्य है। ग्रीडा है आपका मध्य प्रदेश का। एक होता है गिद्दा, एक है ग्रीडा। ग्रीडा तो है आपका मध्य प्रदेश का, और ग्रीडा कहाँ का है, सॉरी ग्रीडा है आपका मध्य प्रदेश का, और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। रासलीला कहाँ का है, रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के और कौन से, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया। और मध्य प्रदेश के और कौन से डांस है, मटकी हो गया आपका, और मांच हो गया, ग्रीडा हो गया, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, फूल पत्ती डांस हो गया। ये कहाँ के हो गए, ये आपके हो गए मध्य प्रदेश के। घुमुरा, घुमुरा डांस आपका कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है आपका उड़ीसा में। इसका आंसर क्या है, उड़ीसा। और घुमुरा, आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये कौन सा डांस है, उड़ीसा का। और कौन सा है, ये घुमुरा नृत्य है। कहाँ का है, घुमुरा डांस। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है चकियार कुत्थू, ये केरला का, तो ये भी नहीं है। रासलीला भी नहीं, ग्रेडा, इसका आंसर है घुमुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसको जरा मैं आपको फोटोज से समझाता हूं। ये घूमर है, गेर है, कच्ची घोड़ी है। वैसे आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इजी है। ये सारे राजस्थान के हैं, पर आप फोटोज को मैं आपको समझाऊंगा फोटोज से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ आप ये देखिए, ये वाला डांस कौन सा है, घूम घूम के डांस कर रहे हैं, तो ये आपका है घूमर, राजस्थान का। और यहाँ आपको कोई मेल दिख रहा है क्या? तो घूमर डांस जो होता है आपका, ये फीमेल परफॉर्म करती है। वहीं ये वाला जो डांस है, यहाँ आप ये देख रहे हो, पीछे शील्ड है और ये डंडा ले रखा है दोनों हाथ में। तो ये एक तरीके का मार्शल आर्ट टाइप का डांस है। ये है गेर, गेर डांस। और इसे कौन परफॉर्म कर रहे हैं? इसे परफॉर्म कर रहे हैं मेल। तो ये इसमें फीमेल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता गेर डांस। अगला है ये काठ की घोड़ी है ये, इसके अंदर आदमी घुसकर परफॉर्म करते हैं, तो इसे बोलते हैं कच्ची घोड़ी डांस। कच्ची घोड़ी डांस। और इसको भी कौन परफॉर्म कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है। तो ये भी मेल के द्वारा किया जाता है, फीमेल के द्वारा नहीं। तो ना होगा गेर, ना होगा कच्ची घोड़ी। ये कौन सा डांस है? घूमर। घूमर एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा? विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉट वाइडली सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड। इनमें से कौन सा त्योहार है जो झारखंड के द्वारा नहीं मनाया जाता है? सरहुल है, जावा है, हरेली है, या कर्मा है? पहले मैं एक एक करके ये सारे त्योहार आपको दिखाऊंगा, कब मनाए जाते हैं। उससे आपको जैसे पिक्टोग्राफिक लर्निंग होता है ना, उससे आप अच्छे से समझेंगे इसको। ये कौन सा त्योहार है? यहाँ आप देख रहे हो ना, ये छोटी उम्र की लड़कियां नजर आ रही हैं, तो ये है जावा। जावा फेस्टिवल मनाया जाता है, अनमैरिड जो गर्ल्स होते हैं ट्राइबल, कहाँ की? झारखंड की, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये जावा फेस्टिवल में क्या होता है? ये मैरिज के लिए परफॉर्म किया जाता है, या वो जो फर्टिलिटी होती है उसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा। कौन सा फेस्टिवल? जावा फेस्टिवल। और ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता जावा। अब ये दूसरा फेस्टिवल देखो, ये कौन सा फेस्टिवल है? ये आपका है कर्मा फेस्टिवल। ये कर्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका मनाया जाता है झारखंड में। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ये फसल है, ये जो है ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कर्मा फेस्टिवल। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कौन सा है? कर्मा फेस्टिवल। ये भी कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अब ये वाला त्योहार और एक ये वाला त्योहार। अब ये यहाँ आप देख रहे हो, ये कौन सा ट्री है? ये साल वृक्ष का जो पत्तियां वगैरह उसका कुछ लगाया गया है। साल के ट्री की पूजा की जाती है कौन से त्योहार में? सरहुल। और सरहुल कहाँ मनाया जाता है? ये भी झारखंड में मनाया जाता है। ये कौन सा फेस्टिवल है? स्प्रिंग की शुरुआत या न्यू ईयर फेस्टिवल है। कौन सा? नए साल का त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। जिसमें पूजा किसकी होती है? साल के वृक्ष की पूजा होती है। वहीं ये है हरेली त्योहार। इसे हरेला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हरेली त्योहार मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहां पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये झारखंड में नहीं मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर पूजा किस किस की हो रही है? यहाँ आप ये देख रहे हो, फार्मर के इक्विपमेंट, और इसमें गाय काऊ की भी पूजा की जाती है। तो ये आपका कौन सा त्योहार है? हरेली त्योहार है। और ये मनाया कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ना कि झारखंड में। तो इसका आंसर क्या है? सरहुल भी नहीं मनाया जाता, मनाया जाता है हरेली। हरेली झारखंड का नहीं है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अच्छा, मैंने आपको एक त्योहार और बताया था, हरेला। हरेला और हरेली में कंफ्यूज मत होना। हरेला मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में, और हरेली आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ आपके टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको पिक्टोग्राफिक लर्निंग भी दी। आपको आई थिंक ये एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और जो नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि अच्छा कंटेंट है। खूब बढ़िया तरीके से मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ जीएस का, जिससे आपको हर क्वेश्चन से एक अच्छी लर्निंग मिले। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचेगा और पता चलेगा कि अच्छा खासा एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।